हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला पे ये इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है। और कह सकते हो आपकी जो व्यक्ति जो भी बच्चा हमारा यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, इंडियन पॉलिटी से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत स्कोरिंग और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे मार्क्स देता है एग्जामिनेशंस में। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे जो इंडियन पॉलिटी क्लास होगी वो किस प्रकार की होगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको आज यही समझाया जाएगा कि किस प्रकार इंडियन पॉलिटी को पढ़ा जाता है या किस प्रकार आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे, जिससे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बुक नहीं, एक जीते जागते किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। ऐसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके विषय में जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए बुक। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, ये एक ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है जो सांस ले रहा है, जो जिंदा है। आप कह सकते हो कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप जैसे हमारे पूरे क्लास को देखो, आपको भी समझ में आएगा कि किस प्रकार या किस बेसिस पर हमने ये कहा कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कोई बुक या कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। जैसा कि हम आपको समझाएंगे इस पूरे वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने का जो तरीका है और या उसे जो आपको समझने का जो तरीका है, अगर इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो गारंटेड है कि आपको मार्क्स, काफी मार्क्स इस सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन में। जैसे कि हम आपको समझाना शुरू करेंगे एक एक चीज से कि हम इसको ऐसा मत समझो कि ये किताब है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है, बट उसके लिखने पर अगर आप देखोगे तो कहा जाता है हमारा स्टेटमेंट है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है या एक रिस्पॉन्ड रिएक्ट करने वाला डॉक्यूमेंट है। कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आपको इसको समझना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हाल ही में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब इस न्यूज से आपको क्या मिला? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, मींस आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, आप उसमें चले गए, ठीक है हमारा एक फंडामेंटल राइट और बढ़ गया। नहीं, ऐसे मत देखो। राइट ऑफ फंडामेंटल में अगर इसको हम जोड़ते हैं राइट टू प्राइवेसी को, तो इसका रिजल्ट कहां जाकर मिला? जो आपने सुना होगा कि एलजीबीटी को एक दर्जा मिल गया, कानूनी दर्जा, कि हाँ वो आप अपने हिसाब से अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ वो जी सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी का एक इंपैक्ट पड़ा कि एलजीबीटी को आपको एक कानूनी दर्जा मिल गया। तो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर जैसे जैसे समय बीतता गया, जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन बदलता गया, तो जिस प्रकार आपका समय बदला, लोगों की रिक्वायरमेंट बदली, उस बुक ने रिस्पॉन्ड किया और फिर आपको एक स्कोप दिया कि हाँ आप आज के समय के लिए भी अपने कानून को बना सकते हो। मतलब क्या हुआ, वो स्टैटिक नहीं रहा कि नहीं हमारा कानून तो फिक्स था। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जैसे मान लो कि राइट टू प्राइवेसी को मिला अभी जाके फंडामेंटल राइट का दर्जा, तो राइट टू प्राइवेसी को मिलने का मतलब क्या हुआ कि क्या 1960 या 1970 में ये वाला आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? उस समय भी था, बट आज ये रिक्वायरमेंट है। आज की रिक्वायरमेंट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लॉ बनाने की अनुमति देता है। मींस क्या है कि वो आपके समय के साथ वो बदलता चला जा रहा है। जैसे कि आप कहो, इसी में कहोगे कि मान लो कि किसी व्यक्ति के पास एक मोबाइल है। अब मान लो उस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और मोबाइल जो है वो समय के साथ, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले हम नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल जिस समय चल रहा था, आज से 5 साल पहले की बात करें, 6 साल पहले की बात करें, तो नोकिया मोबाइल जब चल रहा था तो नोकिया मोबाइल बहुत अच्छा मार्केट पकड़े हुए था। बट समय बदला, आया समय एंड्रॉइड का, आया समय आईओएस का। तो आज मार्केट में एप्पल है और एंड्रॉइड बेस्ड काफी फोन्स आ गए, बट नोकिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मींस क्या है कि वो अपने आप को वहीं पर रोके रखा कि नहीं, हम जो अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे हम उसी टेक्नोलॉजी पर ही बने रहेंगे। तो आज की डेट में एंड्रॉइड फोन ने जब पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया तो नोकिया फोन हमें दिखना बंद हो गया। मींस क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का नहीं है कि जब 1950 में इसे लागू किया गया था तो ये उस समय को देख कर
या उस समय के रिक्वायरमेंट को ही केवल पूरा करने के लिए बनाया गया था, ये आज के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए काफी है। मींस क्या है कि ये हमें आज के समय में भी हमें अपडेट होने का मौका दे रहा है। तो ये कह सकते हो कि ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट है कि आप उसे अपने हिसाब से जैसा आज के डेट में इंटरप्रेट करोगे वो वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करता चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले समझे इस चीज को कि ये एक तरीके का आपको जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने आपको एक हथियार दिया, एक पावर दिया कि आप अपने देश को जिस समय जैसे भी चलाना चाहते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करेगा, आपको सभी पावर्स देंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पावर्स का कैसे उपयोग करते हो। हम अगर इस पे बात करें तो ये एक फिक्स डिजाइन है। मींस क्या है कि डिजाइन इसका जो है वो फिक्स है। मींस ये इस तरीके से लिखा गया है, मतलब ये केवल आर्टिकलों को जमा कर नहीं लिखा गया है, ये आर्टिकल को लिखने के पीछे का लॉजिक देता है। मतलब अगर आपके पास आर्टिकल्स है तो उसके पीछे का लॉजिक भी आपको दिखेगा। जैसे मान लो एग्जांपल हम ले कि हम जानते हैं कि पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारा फंडामेंटल राइट को डील करता है। और अगर हम बात करें पार्ट 4 का, अगर हम पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 3 हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को डील करता है, वही पार्ट 4 जो हमारा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को स्टेट को डायरेक्शन देता है। तो अब दोनों को जरा समझो गौर से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और एक तरफ हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा डीपीएसपी है। तो अगर हम बात करें ये आप जान रहे हो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये है और 36 से लेके 51 तक ये, इतना हम लोग जान रहे हैं। अब देखो मजेदार चीज यहां पर ध्यान दोगे तो मजा आएगा। मजा कैसे आएगा कि अगर इसकी स्टार्टिंग पर बात करें आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल है। आर्टिकल 12 में क्या डील करता है? डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। मींस क्या है कि आर्टिकल 12 जो है वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट को डील कर रहा है, यानी कि कहो कि फंडामेंटल राइट जो मिले जो सिटीजन्स ऑफ इंडियन को, या कहो कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें जो फंडामेंटल राइट मिले वो किसके अगेंस्ट में मिले? वो मिले स्टेट के अगेंस्ट में। स्टेट के अगेंस्ट में हमें राइट्स मिला। मतलब क्या है कि अगर हमारा राइट है तो हम किसको क्लेम करेंगे? अपने स्टेट को। तो 12 नंबर आर्टिकल जो है जो 12 जो स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल है, देखो उसको गौर से देखोगे तो वो स्टेट को डिफाइन कर रहा है। मींस कि आप किसको क्लेम करोगे, आप अपने राइट्स के लिए किसको क्लेम करोगे, किसको जिम्मेदार ठहराओगे कि कौन व्यक्ति है जो हमें राइट्स देगा। तो आपको लिखा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो मिल रहा है वो अगेंस्ट दी स्टेट मिल रहा है। तो क्वेश्चन उठा दिमाग में, स्टेट क्या है? तो स्टेट क्या है? आर्टिकल नंबर 12 सबसे पहला काम क्या किया कि स्टेट को डिफाइन कर दिया। ये लॉजिक है कि हम 12 नंबर में स्टेट के डिफिनेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यू राइट्स जो हमारे हैं वो हमें कौन देगा या कौन सिक्योर करेगा कि हमें ये राइट्स हैं और मिलने चाहिए। तो वो सिक्योर करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारा स्टेट है। वैसे ही अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या है? ये अब डायरेक्शन है किसको? स्टेट को। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस कहां पर आ रहा है। फंडामेंटल राइट क्या है? राइट है किसका? इंडिविजुअल्स का। किसके? कौन देगा? स्टेट देगा। यानी कि ये इंडिविजुअल्स का राइट है किसके रेस्पेक्ट में? स्टेट के रेस्पेक्ट में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्शन है। किसको दिया गया डायरेक्शन? स्टेट को। किसके लिए दिया गया? इंडिविजुअल्स के लिए दिया गया। तो यहां पर भी स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टेट कौन है? अगर हम कहें कि नहीं यहां का स्टेट अलग है और यहां का स्टेट अलग है, हो सकता है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया उस समय लोग सब जान रहे थे कि हाँ ये क्या है नहीं है, ये वो सब जान रहे थे। बट आज 50 साल 60 साल 70 साल बीत गया, 100 साल बीत जाएगा, 200 साल बीत जाएगा, तो 200 साल 100 साल के बाद लोगों को नहीं पता, वो पढ़ना शुरू किए। तो वो पढ़े क्या? पहले फंडामेंटल राइट कौन देने वाला है? स्टेट देने वाला है। फिर वो पढ़े डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किसके लिए प्रिंसिपल्स है? स्टेट के लिए। क्या दोनों स्टेट सेम है? क्या दोनों जगह स्टेट का डिफिनेशन सेम है? तो आप देखो आर्टिकल्स को। आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट, फिर आर्टिकल 36 द फर्स्ट
आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 सेम डिफाइन स्टेट, कौन सा स्टेट, जो फंडामेंटल राइट के 12 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। यानी कि ये फाउंडिंग मेंबर्स को पता था पहले से, या कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन को पता है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है, तो वो हर स्टेज पर उस कंफ्यूजन को दूर करने का रास्ता बताए। मतलब क्या हुआ, बुक आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया, अरे ये कौन सा स्टेट होगा, वो कौन सा स्टेट होगा, तो बुक उस कंफ्यूजन को दूर कर रही है, आपको बता रही है, नहीं देखो हमारा 12 नंबर आर्टिकल कहता है स्टेट क्या है, फिर 36 नंबर आर्टिकल कहता है कि ये वही स्टेट है जो 12 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है, यानी कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिएक्ट करता है कि आपके मन में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा एक फिक्स डिजाइन पर चल रहा है, डिजाइन, और इसको गौर से देखो। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इस पर बात करना शुरू करें कि मान लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा गया, हमने पढ़ा यूनियन एग्जीक्यूटिव पोर्शन पढ़ा। एग्जीक्यूटिव पोर्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, यानी हमारा एग्जीक्यूटिव पोर्शन कौन सा है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। फिर हमारा क्या है, यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल हेडेड बाय पीएम। हम कह सकते हैं इस तरह से हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा देखो तरीके से, अगर हम लिखे 2 3 4 5 6 7, गौर से देखो, आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट को स्टार्ट करता है, तो आपका प्रेसिडेंट जहां से स्टार्ट होंगे, आर्टिकल 52 वहां से स्टार्ट होगा। 63 से स्टार्ट होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, 74 से आपका स्टार्ट होगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। तो एक पैटर्न है, एक पैटर्न से अगर आप पढ़ोगे पॉलिटी को तो आपको मजा भी आएगा, चीजें याद करनी नहीं पड़ेंगी, आपको अपने आप याद हो जाएगी। मींस क्या हुआ कि हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ये हमारा क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है। हमने लिखा 2 3 4 5 6 7, देखो आर्टिकल 52 63 एंड 74 आपके आर्टिकल्स वही पर, यहीं पे एक थंब रूल भी आता है। एक थंब रूल क्या आता है कि आपके जैसे आर्टिकल 74 है, आप इसमें 89 ऐड कर दो, आप इसमें 89 ऐड कर दो, ऐड कर दिए हमने, तो हमारा हो गया 163। गौर से देखो आर्टिकल 163 क्या है, ये जिस प्रकार का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, ये आपका है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम। यानी कि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़े और उससे हम सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं आप कहां, स्टेट एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये एक रूल है, थंब रूल कहलाता है 89 प्लस 89 ऐड कर दो, प्लस 89 को आप ऐड कर दो, प्लस 89 को ऐड करोगे तो आपको उसी के यूनियन एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिव मिलेगा आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जांपल में और लेते हैं, जैसे मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव में 76 पर क्या है हमारा, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा। अब इसमें हम 76 में 89 फिर से ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 165 क्या दिया हुआ आर्टिकल, देखो तो जरा गौर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि ये कहां पहुंच गए, फिर से हम स्टेट पे पहुंच गए। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है, 89 हमने ऐड किया, हम पहुंच गए 165 पर, फिर कहां पहुंच गए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वैसे ही देखो 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 102 आर्टिकल जो आपका है वो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के आर्टिकल है, रिलेटेड है। अगर उसमें हम 89 ऐड करें मेरा मिलेगा 191, ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। तो एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर्स ने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर ऐसा लिखा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास एक रूल ये रहेगा 89 का, हमें ये पता है, हमें स्टेट का नहीं पता है, 89 ऐड कर दो, आपको स्टेट का आर्टिकल पता चल जाएगा। तो एक फिक्स पैटर्न से ये चलता है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, रीड फ्रॉम पॉलिटिक्स टू पॉलिटी। जनरली लोग कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उससे फिर आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगा।
बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स पढ़े तो हमें ज्यादा फायदेमंद होता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। कैसे एग्जांपल है, हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल में समझो, एक कहानी समझो। हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हम आपको पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स कुछ नहीं बता रहे हैं, हम एक कहानी सुनाते हैं। मान लो एग्जांपल ले हम नेशनल इमरजेंसी की, जो कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। तो अब इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड में 2 लाइन में समझो कि 12 जून 1975 को 12 जून 1975 को 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आई। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि मिसेज इंदिरा गांधी पर एक आरोप लगाया गया कि आपने जो चुनाव लड़ा वो इलेक्टोरल मिसकंडक्ट थी, वो इलेक्टोरल मिसकंडक्ट थी, जिस कारण से हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, जिस कारण से हम आपको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करते हैं। मींस क्या हुआ कि एमपी के पद से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इसके तुरंत बाद जैसे ही ये जजमेंट आया, इसके रिजल्ट में मिसेज गांधी ने रिस्पॉन्ड किया और उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी के एडवाइस को दी और ध्यान से समझते जाना, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आर्टिकल 352 का यूज किया। इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर आर्टिकल 352 का यूज किया और देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगी रही। ध्यान देना, बस कहानी सुनते जाओ इसको कि क्या हुआ। जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलेक्टोरल मिसकंडक्ट हुआ है और हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। रिस्पॉन्स इसका दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा और उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एडवाइस किया कि आप इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आर्टिकल 352 का यूज करते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी लगाओ। क्यों नेशनल आपको इंटरनल डिस्टरबेंस का प्रॉब्लम हुआ क्या उस समय कि हमारे देश में एक लीडर हुआ करते थे श्री जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बिहार छात्र संघर्ष समिति नाम की एक कमेटी बनाई, एक अपना पार्टी बनाया और उसमें करीब 4 से 5 लाख लोग जुड़े और उन लोगों ने मिलकर एक रैली निकालने का फैसला किया जो दिल्ली में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में निकाला जाएगा। यानी कि उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एक रैली निकालने की घोषणा की जो दिल्ली में की जाएगी, जिसमें 4 से 5 लाख लोग जुड़ने वाले थे। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस, ध्यान देना वर्ड पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आर्टिकल 352 का यूज किया और देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई। नेशनल इमरजेंसी जब लगा तो बहुत सारी चीजें हुई, सभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया वगैरह वगैरह, प्रेस पर बहुत सारे बंदिशें लगी, ये अलग बात है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब अपने कहानी से। तो इस प्रकार से ये सब चीजें हुई और ये नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, फिर से चुनाव होते हैं और मोरारजी देसाई के जो जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है और वो सरकार बनती है और पीएम बनते हैं हमारे मोरारजी देसाई। अब ध्यान रखो, ऑब्वियसली जब मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो विपक्ष के नेता थे पहले, तो जब पीएम बनेंगे तो उन्हें पता था कि नेशनल इमरजेंसी लगाकर ये सारे राइट्स को बंद कर दिया गया या देश में अनडेमोक्रेटिक टाइप की चीजें हुई, तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाने शुरू। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसका बेस था इंटरनल डिस्टरबेंस, उन्होंने सबसे पहला क्या करेंगे, वो जिस कारण से ये सारी चीजें हुई उस कारण को खत्म करो। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो किया 44th अमेंडमेंट लाया। 44th अमेंडमेंट लाया कब, 1978 में। 77 में इनकी सरकार बनी तो 78 में ये 1978 में ये 44th अमेंडमेंट लाए और
अमेंडमेंट लाके क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस को, जो वर्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंटरनल डिस्टरबेंस को खत्म कर इसकी जगह पे यूज किया आर्म रेबेलियन। ध्यान से समझना इस वर्ड को। ठीक, पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस, मतलब क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंस को आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी हुआ, मान लो 4 से 5 लोग कहीं पर जमा हो गए, हम कह सकते हैं ये इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया। मान लो कि 10 लोग कहीं पर जमा होकर हल्ला कर रहे हैं या किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्टिव टाइप का वर्ड था जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, उसको आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन कर सकते थे। तो मोरारजी देसाई चूंकि इस वर्ड से इतने तबाह हुए थे, सभी लोग तबाह हुए थे, तो सबसे पहला काम, जैसे उनके हाथ में सत्ता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो जिस कारण से हम लोग परेशान हुए उस कारण को खत्म करो। तो उसकी जगह पे लाया गया आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाया गया और आर्म्ड रिबेलियन को लाया गया। इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज देखो, छोटा छोटा चीज है यहाँ पर जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये समझो, एक क्लाउज लाए 38 नंबर आर्टिकल जो है, आप देखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, उसमें एक सेकंड क्लाउज आर्टिकल 38 में 2 नंबर क्लाउज लाया गया। 2 नंबर क्लाउज लाया गया, उसमें क्या कहा, कुछ नहीं कहा, सिंपल सा लाइन लिखाया कि स्टेट शुड ट्राई टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इनकम फैसिलिटी। मींस क्या है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट को चाहिए कि वो समाज में, देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी है, असमानता है हमारे इनकम में, उसको मिनिमाइज करे। बस यही जोड़ा गया, लगा ये तो क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। बट देखो इसका इंपैक्ट देखो कहां हुआ। आज जो आप पढ़ देखते हो चारों तरफ इनकम टैक्स का रेट, इनकम टैक्स का रेट जब पड़ता है तो उस पर जो लिखा रहता है उस पर यही कारण लिखा रहता है कि आर्टिकल 38 क्लाउज 2 कि हमें सोसाइटी में, हमें अपने देश में इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। इसी आधार पर आज के डेट में इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। इनकम टैक्स का रेट क्यों पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले जाते हैं आपके घर पे या किसी के घर पे जाते हैं, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, वहां पे आपके इनकम्स को कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है कि ये इनकम आपका अपना है या नहीं है, और जो ज्यादा इनकम है या जो आपको अनडिफाइंड इनकम है उसे वो सीज कर लेते हैं। किस आर्टिकल के बेसिस पर सीज होता है, यही आर्टिकल 32 क्लाउज 2। तो मोरारजी देसाई ने इसे भी ऐड किया, और उन्हें किस चीज से प्रॉब्लम हुआ होगा कि नेशनल इमरजेंसी क्यों आया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड के कारण हमने इसे हटा दिया। और क्या था, वो प्रेसिडेंट के पावर से भी कुछ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, पहले क्या था कि प्रेसिडेंट के पास अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कोई एडवाइस भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही है। बट उन्होंने वहां पर फिर एक आर्टिकल 74 में चेंजेस लाया। आर्टिकल 74 में चेंजेस लाया, क्या लाया चेंज कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी एडवाइस को वापस रिकॉन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो प्रेसिडेंट को एक मौका दे रहे हैं कि अगर मान लो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने आपको कोई एडवाइस दिया तो आप उस पर एक बार रिकॉन्सिडर करने के लिए भी भेज सकते हैं। ये तो आपके एग्जाम यूपीएससी में 2002 के पीटीवी में क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से देखो यही कहानी है। तो पहले क्या हुआ, इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसके रिस्पॉन्स में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली निकालने की कोशिश की, उससे इन्फ्लुएंस होकर इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई, आर्टिकल 352 का यूज किया, नेशनल इमरजेंसी लगाई, बहुत सारे अनडेमोक्रेटिक चीजें हुई जिसके रिजल्ट में जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जिस कारण से नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया उस कारण को खत्म किया गया और भी कुछ क्लाउज जोड़े गए, 44th अमेंडमेंट हुआ। ये हमारी स्टोरी है। अब देखो इस स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा, ये हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स टू पॉलिटी। हमने क्या सीखा, हमने आर्टिकल 352 को समझ लिया कि 352 आर्टिकल क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाने का एक आर्टिकल है, जिसमें हमने 44th अमेंडमेंट को समझ लिया कि 44th अमेंडमेंट किसने लाया, जनता पार्टी की सरकार ने लाई, मोरारजी देसाई पीएम थे। कब आई, 1978 में। क्या चेंजेस लाई, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन लाया गया, और क्या चेंजेस लाया गया, 38(2) क्लॉज लाया गया,
क्यों लाया गया आपको पता चल रहा है। 74 अमेंडमेंट, 74 नंबर आर्टिकल में क्यों अमेंडमेंट हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा कि आप पॉलिटिक्स से पॉलिटी को पढ़ो, आप पॉलिटिक्स से पॉलिटी को पढ़ो। जैसे एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो कि आज के डेट में क्या हो रहा है। मान लो कि आपके एमपी की सरकार बदल गई, या मान लो कि राजस्थान का मामला लो, तो क्या हो रहा है वहां पे आपको पॉलिटिक्स नहीं समझना है, पॉलिटिक्स रहने दो अपनी जगह, समझो वहां पे क्या हो रहा है। 6 विधायक बीएसपी के थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहानी को समझो कि 6 बीएसपी के थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये पर आपको कौन से आर्टिकल को ये टच कर रहा है, कौन कौन से आर्टिकल को ये टच कर रहा है, और इसका क्या क्या रिजल्ट मिलता चला जा रहा है। तो ये एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का। कॉन्स्टिट्यूशनल में आप आगे आप पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक। लॉजिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉजिक है। लॉजिक जैसे एग्जांपल में भी आपको कहानी सुना है, क्यों इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया, इसके पीछे लॉजिक है। क्यों प्रेसिडेंट के पावर में अमेंडमेंट लाया गया, लॉजिक है। तो लॉजिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ भी हमने लिख दिया, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बोले निमोनिक्स, निमोनिक्स भी बनते हैं इसमें, कुछ कुछ निमोनिक्स बनते हैं। जैसे मान लो कि आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो मान लो राइट पढ़ा, हमको इसको याद रखना है, तो तरीका होगा कैसे याद रखोगे। मान लो कि इसको हम कहते हैं कि लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। मींस क्या, हमने क्या बोला कि लॉ रिमूव ऑल डाउट। हम अगर ऐसे बोलते हैं तो लॉ रिमूव ऑल डाउट, तो लॉ क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट में, यानी कि ये इक्वलिटी, लॉ के सामने सभी बराबर है। डी से अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन, ओ से बात करें तो अपॉर्चुनिटी, यू से बात करें अनटचेबिलिटी, टी से बात करें तो टाइटल्स। यहां से देखो आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18। तो इस तरह के निमोनिक्स इसमें बनते रहते हैं लगातार, और भी बहुत सारे काफी बनेंगे इसमें। तो आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन पहले है, पहले डिस्क्रिमिनेशन है कि पहले टाइटल्स का एबोलिशन है या पहले अनटचेबिलिटी, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप कुछ को लिखो, लॉ रिमूव ऑल डाउट, लॉ रिमूव ऑल डाउट, लॉ रिमूव ऑल डाउट मींस क्या हो गया कि लॉ के सामने सभी बराबर है। आर्टिकल नंबर 14, डिस्क्रिमिनेशन, किसी को आप जाति, धर्म, रंग, रूप, इस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 15। अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबरी का मौका मिलेगा, 16 नंबर आर्टिकल। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का एबोलिशन, 17 नंबर आर्टिकल। टाइटल्स का एबोलिशन, 18 नंबर आर्टिकल। और आगे जोड़ोगे इसमें तो लॉ रिमूव ऑल डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम। आप देखो आर्टिकल नंबर 19 में 6 टाइप के फ्रीडम आपको दिए गए हैं। तो इस तरह के निमोनिक्स इसमें अलग को लगातार बनते रहेंगे। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो आपको हर तरीके से सेटिस्फाई करेगा, समझाएगा, अगर आप उसे समझना चाहोगे तो। अगर सिंपल आप कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को इस तरह से पढ़ते हो कि आर्टिकल इतना है, ये आर्टिकल इतना है, ये याद रहा, ये भूल गया। जैसे आपको एग्जांपल में और बताते हैं, अभी 2019 का एक क्वेश्चन था, राइट टू मैरी कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरी कौन सा फंडामेंटल राइट है, या कहो कि राइट टू मैरी कितने नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं, इतना तो फंडामेंटल राइट पढ़े, इतनी बार पढ़े, हमें तो कहीं नहीं दिखा राइट टू मैरी। लेकिन अगर आपको समझ में आएगा, अगर आप उसके लॉजिक को समझोगे तो आपको मिलेगा। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है आपका कि लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, ये आपको देता है आर्टिकल नंबर 21। तो आप आज तक ये जान रहे हो, बट मैरी मतलब क्या हुआ, शादी करने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, ये हमें राइट मिल रहा है। किसके साथ शादी करना चाहेंगे, जिसके साथ भी हम खुश रहे, जिसके साथ भी हम इज्जत से, प्रतिष्ठा के साथ रह सके। तो राइट टू मैरी हमारे आर्टिकल नंबर 21 से जुड़ा हुआ है। तो अगर सिंपली आर्टिकल को रटोगे तो आपको इस तरह के जवाब एग्जामिनेशन में गलत ही मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का जो तरीका है वो आपको ये बेसिक समझने पड़ेंगे, और इसमें कुछ आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी बना के पढ़ना पड़ेगा। हमारे पॉलिटी के क्लासेज में आपको ऐसे ही पॉलिटी को पढ़ाया जाएगा। तो कुछ बेसिक जान लें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हम लोग ये सब पढ़ा हुआ चीज हमारा है, आपका भी पढ़ा हुआ होगा, बट फिर भी हम एक बार रिकैप मार देते हैं जिससे, ताकि अगले क्लास में हम इस पर पूरे डिटेल के साथ
उतर सके, आपको समझाने में सफल हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन अगर हम कहें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस कैसे बनी थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा, आपके सजेशन पर कैबिनेट मिशन ने सजेशन दिया था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जिसमें टोटल 385 मेंबर शामिल किए गए थे। 93 मेंबर जो थे वो इंडियन स्टेट के थे। आपको भी पता होगा उसमें स्टेट और प्रोविंस में बटा हुआ था, देश बटा हुआ था। तो 93 मेंबर जो थे वो इंडियन स्टेट के थे, जो रजवाड़ों के थे, और 292 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी कभी-कभी आता है। तो 385 को बांटा गया, 93 और 292 में इंडियन स्टेट के 93 थे और ब्रिटिश इंडिया के 292 थे, जिसमें 205 इलेक्टेड बाय कांग्रेस, 205 इलेक्टेड बाय कांग्रेस। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरा स्टार्टिंग में 385 था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950 में जाके लागू हुआ और 1947 में देश का बंटवारा हो गया। जब अगर बंटवारा हो गया तब हमारे यहाँ कितने लोग बचे थे? तो आफ्टर पार्टीशन 299, जब पार्टीशन हो गया, देश का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, तो 1947 के बाद ये जो संख्या 385 की थी ये घट के आ गई 299 पर, और उसमें भी 284 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के समय में मौजूद थे। 284 यही हमारे 26 नवंबर 1949 तक मौजूद थे। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, चाहे वो जैसे भी पूछे। टोटल मेंबर कितने थे? 385। उसमें से इंडियन स्टेट के कितने थे? तो 93। ब्रिटिश इंडिया कितने थे? तो 292। कांग्रेस के इलेक्टेड कितने थे? 205। पार्टीशन होने के बाद कितने मेंबर बचे? 299। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया उस समय कितने थे? 284। अब आगे बात करें, जो आप लोग जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कौन थे चेयरमैन हमारे? डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट इसके चेयरमैन बने। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, सब आप लोग जान रहे हो, बट हम केवल रिकैप कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जानबूझ के लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि ये पढ़ना है, यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन किस ओर मूव करने वाला है। आर्टिकल अभी की डेट में बात तो 450 से ज्यादा आर्टिकल है। पार्ट जो है, भाग जो है वो 22 है। शेड्यूल कितने हैं? 12 है। ये आपको याद रहने चाहिए कि कौन सा पार्ट में कौन सा आपका सब्जेक्ट है या शेड्यूल्स में क्या क्या दिया हुआ है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, बट इसको हम लोग कहते हैं 26 जनवरी 1950 को हम लोग माना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू हो गया। तो क्वेश्चन उठता है कि 26 नवंबर 1949 को तब क्या हुआ था? अगर 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविडेंशियल पार्लियामेंट, इतने प्रोविजन को एडॉप्ट कर लिया गया। यानी सिटीजनशिप को, इलेक्शन को और पार्लियामेंट को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही एडॉप्ट कर लिया। बाकी जितने बचे प्रोविजन उसको हमने 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया। कमेटी अंडर कौन कौन सी कमेटियां बनी? कभी हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आपको मिलता है डिफरेंट सोर्सेज, कहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिए गए हैं वो किस किस देशों से प्रभावित है। तो ये आपको एक शॉर्ट रिकैप था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किस प्रकार आगे मूव करना है। ये हमारा फर्स्ट क्लास था। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हमारे क्लास से जुड़े रहो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो, थोड़े व्यू अच्छे मिलेंगे तो हम लोग को भी हौसला मिलेगा। हम लोग और अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे पॉलिटी के सेकेंड क्लास में। फिर से कहेंगे, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।